शुरू का जो शुरू का जो 2 अध्याय है, 2 चैप्टर है, इसमें मेंस का ज्यादा टॉपिक है, लेकिन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप तो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स का इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो शुरू में आपको लगेगा बोरिंग टाइप का, देखिए उस दिन हम बता दिए थे कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी में अंतर है, बताए थे ना। लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, दोनों को अलग अलग आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता, ये बताया था मैंने ना। क्योंकि बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों अंतर संबंधित हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण में बताया था, आतंकवाद का मुद्दा। आपके देश के अंदर कोई आतंकी वारदात हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यह मुद्दा है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे और इसके स्रोत के बारे में जानेंगे कि कहां से ये आतंकवादी हमला हुआ, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से हुआ ना। कई बार जांच के बाद पता चला है कि कोई भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, जैसे लश्कर ए तौबा पहले थे, ठीक है ना, अब जैश मोहम्मद हुआ, ISI हुआ ना, तो ये सारे लोग क्या बोलते हैं, क्या कहां से इनका रूट, कहां से है इनका जड़, कहां से है, पाकिस्तान से। तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि बाह्य प्रेरित माने बाहर से, देश की सीमाओं के बाहर से ये प्रेरित घटना है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों अंतर संबंधित है और दोनों को आइसोलेट करके, अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता है। इसलिए उस दिन तो हम बता दिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जब भी आंसर लिखेंगे मेंस का तो आप दोनों को मिला के ही लिखेंगे आंसर। जरूरी नहीं कि यूपीएससी का ये सिलेबस है तो यूपीएससी में ही आएगा, ये बता दे रहे हैं बार बार। बीपीएससी जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, सांख्यिकी और करंट अफेयर्स आता है मेंस में, याद है। इस करंट अफेयर्स में ये जो चैप्टर है एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, इसका आप पूरा भरपूर उपयोग करेंगे तो मार्क्स आपका बढ़ेगा। इतना ही हम आपको बता दें, इससे समझ सकते हैं। अब इसी से आप इसको कितनी गंभीरता से आप पढ़ रहे हैं ये समझिए। क्यों? क्योंकि ये जो जीएस पेपर 1 है बीपीएससी का, उसमें बाइलेटरल रिलेशंस पे, द्विपक्षीय संबंधों पे प्रश्न आते हैं, चाहे भारत पाकिस्तान हुआ, भारत अमेरिका हुआ, भारत रूस हुआ, भारत चीन हुआ, हमेशा से। इसमें ये अगर यूज करेंगे आप, इसका जो इंफॉर्मेशन है, तो आपका आंसर आकर्षक होगा और इन्फ्लुएंस्ड होगा, मतलब वो प्रभावित करेगा एग्जामिनर को, और आपका नंबर जो है आम छात्रों से ज्यादा आएगा। बस इतना ही इशारा मैं आपको बता दिए, इसलिए इसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़िएगा। और 1-2 दिन आपको बोरिंग जैसा लगेगा, जैसा कि आप में से ही कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इसके बाद प्रीलिम्स का ही इंफॉर्मेशन है और मेंस का भी इंफॉर्मेशन है, दोनों। देखिए द मेजर इशू क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, द नेचर ऑफ ट्रांस बाउंड्री इश्यूज सच एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, the challenge of uncontrolled migration and fundamental changes in the way societies are organized have blurred the boundaries of the internal external security divide। ये कह रहा है कि जो सीमा पार मुद्दे हैं, सीमा पारीय मुद्दे हैं, ट्रांस बाउंड्री इशू है, जैसे कि संगठित अपराध हुआ, आतंकवाद हुआ, या अनियंत्रित मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बांग्लादेश से घुसपैठी आ जा रहे हैं बंगाल में, ऊपर से पाकिस्तान से भी आते हैं। ऐसा नहीं कि कितना भी सिक्योरिटी हो, लेकिन हर बॉर्डर के एक एक चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात करना मुश्किल है, तो पाकिस्तान से भी घुसपैठिए आ जाते हैं। और क्या होता है कि जब घुसपैठिए भारत में आ जाएंगे, भारत में नहीं किसी भी देश में चले जाएंगे, तो जो समाज का जो मूलभूत संगठन है, सामाजिक संगठन, वह बदल जाता है। फिर से इसको हम समझा रहे हैं। और इसी कारण आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मैंने ये जो लाइन बताया आपको कि समाज का जो मूलभूत संगठन है, आधारभूत संगठन है, उसमें बदलाव हो जाता है घुसपैठियों के आने से,
इसका क्या मतलब हुआ बताइए, पहले अपने दिमाग से बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। मैंने कहा, एक लाइन फिर से सुन लीजिए, कि घुसपैठिए आ जाएंगे, मान लीजिए बांग्लादेश से बंगाल में आ गए, उधर से आ गए उत्तर पश्चिम से कश्मीर से, तो सॉरी पाकिस्तान से कश्मीर में, या पंजाब में आ गए, तो हम कहेंगे, मान लीजिए हम कह रहे हैं आपसे कि जो आधारभूत सामाजिक संरचना है या पंजाब का चाहे बंगाल का, उसमें परिवर्तन आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? चलिए शिशिर आप बताइए, हम बता रहे हैं। सोनल आप बताइए, मोबाइल मत चलाइए, आप बताइए महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जो बता रहे हैं ना, वो परिणाम बता रहे हैं, वही परिणाम में वही सब लिखना है। हम एक लाइन फिर से बता रहे हैं, एक लाइन फिर से सुन लीजिए। बांग्लादेश से रोहिंग्या या कोई भी, मान लीजिए जरूरी नहीं कि रोहिंग्या ही आए, बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करके बंगाल में आ गया, पाकिस्तान से पाकिस्तानी नागरिक या आतंकवादी, ठीक है, कह के तो नहीं कोई आता है कि हम आतंकवादी हैं, वो तो आम आदमी की तरह आता है घुसपैठी, ऐसा नहीं कि हथियार लेके घुसता है, वो भी घुसते हैं, लेकिन जो जिसको बचता रहता है वो दिखाता नहीं ना कि हम हथियार लेके आए कुछ घटना कर। मान लीजिए सपोज दैट पाकिस्तान से कुछ लोग आके जो कश्मीर में बढ़ गए, ठीक है, या पंजाब में आके बढ़ गए क्या माने रह गए, बस गए, ठीक है, बसते नहीं है माने रहने लगते हैं। हाँ, तो हम अगर आपको कह रहे हैं, आप सारे लोगों को कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश से घुसपैठी आ गए बंगाल में, समाज का जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव हो गया, इस लाइन का क्या मतलब है? फंडामेंटल चेंजेस इन द सोसाइटीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से सामाजिक संरचना है, जितना पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, वो क्या करेंगे, जब जनसंख्या बढ़ जाएगा पूरा घुसपैठी आ जाएंगे, तो जो आपके पास रिसोर्सेज होगा, संसाधन होगा, जिससे मान लीजिए साधारण रूप से समझिए, पानी जो सप्लाई वाला पानी है, बिजली जो है ना, इसको हाई फाई सोसाइटी समझ समझिए, क्योंकि घुसपैठी सामान्य समाज में ही जाके बैठते हैं, ठीक ना, तो इससे क्या होगा, समाज का आधारभूत संरचना, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो जो संरचना है समाज का वो बदल जाएगा। अब ज्यादा खपत होने लगेगी, बिजली के लिए ज्यादा सप्लाई वो कंज्यूम कर जाएंगे ना, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो। हाँ, उसके बाद पानी है उसका भी, जिसको आम भाषा में मारा मारी कहा जाता है ना, जब आदमी ज्यादा हो और संसाधन कम हो। ठीक इकोनॉमी का भी ऐसा ही नियम है, आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे, कि सामान कब सस्ता मिलता है, जब आदमी, आपूर्ति ज्यादा हो और खरीदने वाले कम हो, डिमांड एंड सप्लाई का नियम जो है, और खरीदने वाले ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तब क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा। मतलब खरीदना एक्ट भी करते हैं ना, ऐसा शिकायत आया है रिपोर्ट से, तो क्या होता है इससे, इसके लिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब वो तो किया आंतरिक सुरक्षा पर समस्या, लेकिन है कहाँ का वो, बाहर, इसीलिए आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को अलग नहीं किया जा सकता है। समझ आ गई बात ना, कि कुछ और पूछना है इसमें? देखिए, ऑन द एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट इंडिया फेसेस टू मेजर चैलेंजेस, बाह्य सुरक्षा के सीमा पर या बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करता है, वन द पाकिस्तान बॉर्डर एंड द सेकेंड अलोंग द चाइना बॉर्डर। बाह्य सुरक्षा का सबसे प्रमुख खतरा हमारे भारत को पाकिस्तान का सीमा है और चीन का सीमा, दोनों का सीमा हमारे देश से लगा हुआ है।
ये मेजर चैलेंज में माना जाता है भारत और पाकिस्तान का जो बीच में बाउंड्री है और भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री है. In 2018, the Army Chief of India said that India faces challenge on 2.5 fronts. 2018 में थल सेनाध्यक्ष ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ता है. 2.5 मोर्चा उन्होंने क्यों कहा? पहला एक पाकिस्तान के साथ चुनौती, दूसरा चीन के साथ चुनौती, और एक तीसरा है जिसको छद्म युद्ध कहा जाता है, प्रॉक्सी वार. उसको हाफ उन्होंने काउंट किया है. इसलिए थल सेनाध्यक्ष ने कहा है कि 2018 में कहा है कि भारत को 2.5 मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ता है. He was referring to the fronts of Pakistan, China and the proxy war, which was the domain of internal security. उन्होंने क्या क्या कहा कि पाकिस्तान से चुनौती, चीन से चुनौती और एक छद्म युद्ध होता है, प्रॉक्सी वार, जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्रॉक्सी वार है वो हमारे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है. वो साइलेंटली बाहर से प्रेरित रहेगा, लेकिन आपके अंदर, देश के सीमाओं के अंदर कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई किया जाएगी. उसके अलावा हथियार भी दिया जाता है और पैसा भी दिया जाता है. ठीक है ना? मोटा मोटी यही समझिए कि हथियार भी सप्लाई किया जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है इंटेलिजेंस को. वो तो अलग अपराधी हो गया. हाँ, तो वो एक अपराध का प्रकार है, साइबर क्राइम. जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य रहता है ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपको ट्रेन करता है ऑनलाइन, ट्रेन करता है. तो उसका एक और प्रकार है जो आप कह रहे हैं, हम नहीं उसमें आना चाह रहे हैं. एक होता है आइडियोलॉजिकल युद्ध कहा जाता है उसको, वैचारिक युद्ध, आपके मानसिकता को, आपके विचारधारा को बदल देना. बुला के नहीं करना. हाँ, जरूरी नहीं कि आप उसके पास जाइएगा तब बदलेगा. अब पूरा एक कम्युनिटी का, पूरा एक जनसंख्या का एक बड़े हिस्से का लार्ज स्केल में विचारधारा में, आइडियोलॉजी में चेंज कर देना, और फिर वो एंटी नेशन के हिसाब से काम करने लगे. अब ये तो फोन से भी हो सकता है, इंटरनेट से भी हो सकता है. कई बार आप देखेंगे कुछ आदमी भी आके, ठीक है ना, आपको पता नहीं चलेगा. और वो लोग क्या, वो हमेशा चाहते हैं कि नए राज्य का निर्माण हो जाए.
और जस्टिन ट्रूडो से कितना संबंध खराब हो गया था, उसने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया था भारत पर कि भारत के ही ब्यूरोक्रेट्स जो है इस हत्या की साजिश रचे थे। हम्म, सिखों से मिलता है। और कनाडा जैसे आपके लिए पटना है, वैसे पंजाब के सिखों के लिए वो अपनी बेटियों का भी शादी करते हैं, बेटों का भी शादी करते हैं कनाडा, ठीक है ना। और कनाडा जाना सबसे आसान काम है, और कनाडा में काम की कमी नहीं है, कोई भी आदमी जा सकता है दिल्ली वगैरह से। यहाँ के जो पटना सिटी के सिख है, सब बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं। कनाडा, हाँ। और पंजाबी कम्युनिटी तो हर जगह बसा हुआ है, मारवाड़ी कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी। अब आइए कि बाह्य सुरक्षा पर क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है ना। क्या क्या चुनौती है बाह्य सुरक्षा में, हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी को। ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा कि बाह्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं हम। बाह्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, और बाह्य सुरक्षा के प्रति जो चुनौतियों की चर्चा करें, सिंपल आ जाएगा यही सवाल। एकदम दिमाग में सेट कर दीजिएगा, जो पॉइंट पीपीटी के द्वारा बनाया गया है इसी को लिखना है बस। पहला चुनौती क्या है, तो पॉइंट में मैंने लिखा है चैलेंजेस फ्रॉम द नेबरहुड, पड़ोसियों से चुनौतियां। ये दुर्भाग्य रहा है भारत का कि भारत का जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, इसके साथ शुरू से ही संबंध जो है बड़ा नाजुक रहा है। और मेरा मानना है कि पास के जो पड़ोसी हैं भारत के, उनसे संबंध प्रायः खराब ही रहा है। जैसे चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, ठीक है। तो इसमें भी इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, किसके साथ नाजुक, किसके साथ संवेदनशील, ठीक है ना। नेपाल से बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भारत का है, कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से नेपाल और भारत एक भ्रातृ राष्ट्र की तौर पे है, मतलब बड़े भाई की भूमिका भारत अदा करता है। लेकिन हाल के दिनों में उसने लिपुलेख दर्रा पर चीन की सहायता से कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि भारत को कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी। उसके अलावा वो चीन के साथ साठगांठ करके कई जो नेपाल से बहने वाली नदियां हैं उस पर भी कुछ ऐसा कर गुजरने की कोशिश में रहता है। दूसरी बात, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के साथ 1965 में और उसके पहले चीन के साथ 1962 में भारत का युद्ध हो गया था, और हमेशा से पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का संबंध तनावपूर्ण रहा है। शायद ही कभी कोई वर्ष हो जिसमें यह संबंध सौहार्दपूर्ण रहा हो, और बराबर डिप्लोमेसी, बराबर कूटनीतिक वार्ता किया जाता है। लेकिन वो ऐसा अनुमान किया गया है कि भारत के जो पड़ोसी हैं वह अपनी उपयोगिता के आधार पर भारत के साथ संबंधों का निर्धारण करते हैं। यदि उनको कुछ फायदा दिखाई पड़ेगा तो तुरंत संबंध मधुर कर लेते हैं। और पाकिस्तान और चीन के पास भारत की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, पीओके समझते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर अक्साई चीन का जो मैटर, वो भी इन सब कारणों से भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन के साथ हमेशा संबंध तनावपूर्ण रहे। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने बहुत मदद किया था 1971 में, शेख मुजीबुर रहमान थे। और लेकिन बांग्लादेश भी भारत के लिए एक सिरदर्द है, और कई घुसपैठियों का बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों में निवास करता है। देखते हैं ना, जिसमें रोहिंग्या भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। दूसरी बात कि श्रीलंका के साथ भी संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। श्रीलंका के लोगों को भारत ने पनाह दिया, एलटीटी को, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी एलटीटी ही लोगों ने की। तो ऐसा भी माना गया कि भारत के पड़ोसियों
पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, जिसके कारण भारत को उन प्रताड़ित लोगों को शरण देना पड़ता है और भारत हमेशा इस मुद्दे से परेशान रहता है और जिसको ये पनाह देता है, भारत शरण देता है, बाद में वही भारत के लिए मुसीबत बन जाता है। स्पष्ट लिखना है इसको पड़ोसी देशों के साथ। हाँ, कई विवाद है, कच्चा तीबू विवाद है, मन्नार की खाड़ी में है, वहां विवाद है, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार का है। म्यांमार एक ऐसा देश है जिसे भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन म्यांमार का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का वह प्रत्युत्तर दे सकता है। इसलिए भारत म्यांमार के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहता है। हाल के दिनों में आप देखेंगे मालदीव में सरकार बदल गया है और नया प्रधानमंत्री आए हैं जो कि प्रो चाइनीज है, मतलब चीन के समर्थक है। वह हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी, यात्रा की थी ना, इन्हीं संबंधों को सुधारने के लिए। मालदीव नहीं गए थे, हाँ लक्षद्वीप गए थे, ठीक है लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप के साथ साथ ये भी आपको बात है कि मालदीव भी उस एरिया में चीन के साथ अपनी पैठ बना रहा है। जैसा कि चीन की एक नीति है मोतियों की माला, याद है ना आपको? स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, जिसमें क्या उसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को उसके पड़ोसी देशों के माध्यम से कमजोर करना, समझ गए? पड़ोसी देशों के माध्यम से कमजोर करना। और मालदीव एरिया या लक्षद्वीप एरिया या पूरा समुद्री एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? क्योंकि भारत का जितना भी एनर्जी नीड है, ऊर्जा जरूरत है, वो समुद्र के माध्यम से ही आता है, मध्य पूर्व के देशों से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज। और वहां पे पायरेसी, समुद्री डकैती आदि घटनाएं भी होती हैं, जिसके कारण भारत को समुद्र की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिससे वो अपने देश का विकास कर सके, संचालन कर सके, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मालदीव में जो सरकार परिवर्तन हुआ, इसके पहले की सरकार सही थी, लेकिन अब जो सरकार परिवर्तन हुआ है तो चीन की, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब जो सरकार बनी है वो चाइनीज समर्थक सरकार। हाँ हाँ, मजबूरी में समर्थन करना पड़ता है। अब लिखा हुआ है डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में विकास। मध्य पूर्व किसको कहा जाता है? सीरिया, इराक, ईरान, जो भी है अरब कंट्रीज। माना जाता है कि अरब प्रायद्वीप में, अरब जो महाद्वीप है, अरब महाद्वीप में, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। स्प्रिंग्स, उसको कहते हैं स्प्रिंग ऑफ अरब कहा जाता है। अरब में एक आंदोलन है जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और जिसके द्वारा अरब प्रायद्वीप के देश, अरब प्रायद्वीप नहीं, अरब जो देश है, मतलब क्षेत्र है अरबी क्षेत्र, उसके देश चाहते हैं कि एक यूनाइटेड छवि, मतलब एक एकीकृत छवि स्थापित हो जाए, ठीक है। और अमेरिका का प्रभाव घटते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस राष्ट्र का स्थान कोई दूसरा देश नहीं ले पा रहा है। और भारत का हमेशा से अरब के देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध रहा है। आजादी के बाद भी इसका एक बेस्ट उदाहरण आप देखेंगे, मिस्र के साथ भारत का इतना अच्छा टाई अप रहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मिस्र ने, इजिप्ट ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहायता किया ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसके अलावा आप इतिहास भी पढ़े हैं, ईरान इराक आप मौर्य काल से देख रहे हैं ना, मिस्र से भी मौर्य काल में संबंध था, ठीक है। तो इसलिए इस मध्य पूर्व की बहुत उपयोगिता है भारत में। भारत की ऊर्जा जरूरतें, सारी जरूरतें इसी जगह से, मध्य पूर्व के देशों से ही पूरा होती है।
और भारत यहाँ पे निष्पक्ष नीति को अपनाता है, कभी भी किसी राष्ट्र का न सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हाल के दिनों में आप देखे होंगे यूक्रेन मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, उसके पहले भी और भी मुद्दा था जिसमें भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का परिचय दिया। यूक्रेन यहाँ नहीं है, मतलब आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि भारत मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंध अपने सिद्धांतों पर निर्धारित करता है। ये नहीं कि अमेरिका कर रहे हैं तो उनके पिछलग्गू की नीति नहीं अपनाता, निष्पक्ष है इसका नीति, ठीक है ना। और इजराइल के द्वारा हाँ, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भी भारत की भूमिका को आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र है, कि किसी देश के का समर्थन नहीं करता है और आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। इस नीति को, भारत की इस विदेश नीति को रणनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंसी, यानी रणनीतिक रूप से भारत स्वतंत्र है। ये नहीं कि किसी देश का समर्थन कर दिया, नहीं करता है, एकदम अपने, इसको सैद्धांतिक तटस्थता भी कहा जाता है, ठीक है ना। आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है, मतलब आप न्यूट्रल हैं, ना कि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं ना फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ये भारत की उभरती विदेश नीति का एक प्रमुख मुद्दा है कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वतंत्रता का परिचय दे रहा है। ये नहीं कि अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है तो उसके पीछे लग गए, नहीं। उस मुद्दे में भी, रूस यूक्रेन युद्ध मुद्दे में भी आप देखेंगे कि यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया अमेरिका ने, ठीक है, और रूस की निंदा का प्रस्ताव लाया, भारत उसमें भागीदार नहीं बना। ये उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता का मुद्दा है और सैद्धांतिक तटस्थता का मुद्दा है। तो ये आप लिख लेंगे ना, मध्य पूर्व क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आइए मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है? समुद्री सुरक्षा, सिंपल भाषा में। तो समुद्री सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें समुद्री मार्ग से ही पूरी होती हैं। उसके अलावा समुद्र में कई मिनरल्स, खनिज संसाधनों और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है और चीन बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस के दोहन के फेरे में लगा रहता है। तो भारत भी समुद्र के क्षेत्र में जो संसाधन है उसके दोहन के लिए अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है और हमेशा से चीन का प्रयास रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाएं। समुद्र केवल सामान मंगाने ही के लिए नहीं है, समुद्र में बहुत विशाल मात्रा में संसाधन भरे हुए, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है और भी खनिज है, ठीक है ना। और जब तक कोई राष्ट्र इनका दोहन करने में सक्षम नहीं होगा तो वो औद्योगिक रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा और वैश्विक रफ्तार की दौड़ में पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए माना जाता है कि भारत में समुद्र की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र की सुरक्षा के लिए जो कोस्टल गार्ड्स हैं, मतलब तटरक्षक बल और नेवी और स्थानीय पुलिस, तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक समायोजन होना चाहिए और तीनों मिलकर समुद्र संबंधी सुरक्षा के कार्य को आगे बढ़ाएं। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, लेकिन चीन चाहता है हमेशा भारत के आसपास के जो समुद्री एरिया है उस, हाँ, स्ट्रिंग और पल्स वही है, मोतियों की माला जो नीति है वही। और हाँ, और माना जाता है भारत दक्षिण एशिया में अगुआ की भूमिका निभाएगा। अगुआ समझ रहे हैं ना, लीड करेगा, लीडिंग। और चीन इस स्थिति को नहीं एक्सेप्ट करता है। अभी जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा दिया जा रहा है वैश्विक रूप से, हमेशा नरेंद्र मोदी या कोई भी वैश्विक लीडर बोलता है। ग्लोबल साउथ क्या है? मैंने बताया ना कि आजादी के बाद 1947 के बाद दो प्रकार के राष्ट्र थे, तीन प्रकार के राष्ट्र थे। एक थे, सॉरी, दो प्रकार के रास्ते, एक विकसित देश, डेवलप्ड नेशन, ठीक है ना, और एक अविकसित देश, ठीक है ना, यानी जो विकास की दौड़ में पीछे है, और एक जो विकास को प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर विकासशील है। ये दो प्रकार के वर्गीकरण थे।
लेकिन उसी समय देखा गया वैश्विक लीडरों के द्वारा कि वैसे भी देश हैं जो बहुत पिछड़े हैं और लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, करीब 200-300 साल, और हाल हाल में वो उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसे देशों को विकास, खासकर सामाजिक आर्थिक विकास की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इनका जो अधोसंरचना था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी धराशायी हो चुका था और इनको बहुत अधिक विकास की जरूरत थी। ऐसे राष्ट्रों को एक तीसरे वर्ग में माना गया और वह था तीसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है ना, इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया गया। ठीक है, और यही आगे चलकर भारत इन्हीं देशों का एक तरह से लीड किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की उसी प्रतिबद्धता का नतीजा है जिसमें उसने न पूंजीवादी खेमे, न पाश्चात्य खेमे और न ही समाजवादी खेमे, किसी की का पक्ष न लेकर अपनी सैद्धांतिक तटस्थता को बनाए रखा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन समझ रहे क्या है ना? हाँ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें किसी भी देश का पक्ष नहीं लेना है और किसी भी वैश्विक मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र विचारधारा, अपनी स्वतंत्र नीति रखनी। मार्शल टीटो थे युगोस्लाविया के, नासिर थे मिस्र के, और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे नेताओं ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इसकी शुरुआत 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से मानी जाती है। पीटी का क्वेश्चन है। अब देखिए मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का सैन्यीकरण। एक ऐतिहासिक विकास धारा बताता है कि 1950 से लेके 90 तक अंतरिक्ष में भले आप उपग्रह भेजे थे, ये भेजे थे, कुछ भी भेजे थे, लेकिन इसका सैन्यीकरण नहीं हुआ था। सैन्यीकरण मतलब समझ रहे हैं ना, अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र नहीं माना जाता था पूरे शीत युद्ध काल में। भले आप उपग्रह भेजे हों, देखिए ना PSLV क्या क्या सब भेजा गया है, हाँ, लेकिन उसका उद्देश्य युद्ध न होकर बल्कि विश्व का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास था। भारत की भी अंतरिक्ष नीति जो है वो किस प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है कि भारत को संचार, आवागमन, इस तरह से उपग्रहों से फायदा उठाया जाए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र बनाने की एक नई प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रही है और भारत ने भी अपनी नीति में थोड़ा बदलाव किया है। मार्च 2019 में उसने एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था जिसे मुझे याद नहीं आ रहा है, और भारत को लोअर ऑर्बिट स्पेस में उपग्रहों को विनाश करने में भारत विश्व का चौथा देश हो गया। मार्च 19 में भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम था उसका, हाँ, उसने प्रक्षेपण किया और इस प्रक्षेपण की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा हो गया देश कि लोअर ऑर्बिट में उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता में। यानी भारत ने अपनी परंपरागत जो नीति थी उसमें बदलाव किया है और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ देश का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास ही नहीं है, बल्कि भविष्य में जैसा बदलाव हो रहा है उस अनुकूल अपने आप को ढालने की नीति। फिर से नाम देख लीजिए कौन सा है। मार्च 19 में एक बैलिस्टिक, क्या नाम था उसका, प्रक्षेपण किया था उस। अब देखिए थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस। अभी जो आप बात कर रहे थे साइबर, हाँ, हाल में ना, तो कहा जा रहा है कि अब भविष्य का जो युद्ध होगा वह जमीन पर या समुद्र में नहीं होगा और आकाश में नहीं होगा। हाँ, हाँ, और हमारे देश की व्यवस्था क्या है कि भारत में भी इस दिशा में साइबर स्पेस में काम शुरू हुआ है, लेकिन उतना भी डेवलप नहीं है भारत। तो भारत को इस क्षेत्र में अपनी मजबूती बनाए रखनी पड़ेगी अभी, ताकि भविष्य में के जो युद्ध होंगे वह साइबर स्पेस में लड़े जाएंगे।
करते ही है छुपा के, बहुत राष्ट्र करते हैं। तो ये वाला लिख लेंगे आप, साइबर स्पेस, यही फ्यूचर में यही इंपॉर्टेंट होने वाला है, युद्ध संबंधी। एक प्रेडिक्शन किया गया, एक भविष्यवाणी की गई। एक होता है, वो भी हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है, वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे, बायो टेररिज्म जैसा ही एक घटना दिखाई पड़ा था, सब लोग मास्क वगैरह पहनने लगे थे, फिर गायब हो गया। ठीक है, और मास्क पहनने से और सांस लेने में दिक्कत होता है। कल भी मैं पहना था 15 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जैसा लगता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए सही सड़क है, बहुत सारा एरिया ऐसा है कि इतना डस्ट उड़ता है ना, इतना डस्ट जाएगा कि बिना कोरोना आए भी आप कोरोना जैसा बीमार हो जाएगा, ऐसा भी है। हाँ हाँ, तो बायो टेररिज्म जो है, जैव आतंकवाद में विषाणुओं, जीवाणुओं और अन्य माध्यमों के द्वारा किसी दूसरे देश में यही महामारी रोग फैला देना, वही बायो टेररिज्म है। और कोरोना को भी बायो टेररिज्म ही माना जाता है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको बता रहे हैं, भारत में उतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि मैं पल पल की घटना पे नजर रखा था, और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा चूक हुआ था। जब फर्स्ट फेज में कोरोना आया था, तो जो बाहर से प्लेन आ रहे थे उसको नहीं रोका गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कोरोना आने का, बाहर के लोग यहाँ आते थे, वही था ना। तो प्लेन को देखे थे कि उसमें भी क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन था। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े आदमी आते थे तो कोई रोक नहीं था। हाँ, और उसके बाद 10 ही दिन बाद मैंने देखा कि कोरोना एकदम भयावह रूप से फैल गया। हाँ हाँ, फैलता है। हाँ, मिसगाइडेड हो गया लोग। और मैंने कई एग्जाम्पल्स देखा कि लोग छूने से खुद कोरोना से संक्रमित हो गए। WHO कहा था, लेकिन कई हॉस्पिटल में क्यों आखिर आइसोलेट किया जाता था जब नहीं फैलता तो। कुछ नेग्लिजेंस से भी लोगों की मौत हुई है भारत में। कोरोना है नहीं है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको खाना टाइम पे नहीं दिया गया, दवा भी नहीं दिया गया। पटना में ही बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ठीक से किया गया। तो बायो टेररिज्म लिख लेंगे आप, जरूरी नहीं कि कोरोना ही एक है, और भी वैरायटी हो सकता है। और इसको एक वो स्प्रे होता है, उससे भी फैलाया जा सकता है किसी देश में, स्क्वाड मिसाइल से भी फैलाया जा सकता है ये बायो टेररिज्म। समझ में आई बात ना। अब देखिए, उस दिन भी बताए थे हमने, सिक्योरिटी कंसर्न विथ ड्रोन्स। आज भी भारत में पंजाब और कश्मीर में इतने छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग में, जो हमारे रेडार पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो भारत में सब ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो ड्रोन आधारित हथियारों की तस्करी या ड्रग्स की तस्करी, तस्करी क्या होता है, वो ले आके गिरा देते हैं, इसको पकड़ नहीं पा रही है हमारी सुरक्षा एजेंसियां। तो ये एंटी ड्रोन तकनीकी को के विकास के लिए सरकार प्रयासरत है, और ये तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाह्य सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब देखिए, इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज सच एज एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। कोफी अन्नान जैसे व्यक्ति जो यूएन के हैं या और भी लोग हैं, उन्होंने एक आशंका बताई है कि धीरे धीरे जनसंख्या विश्व का बढ़ रहा है, या कोई देश हो, ये पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है। तो भविष्य में एक ऐसा अवसर आएगा, ऐसा समय आएगा
जब संसाधनों की प्राप्ति के लिए मारामारी हो जाएगी और लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड पॉपुलेशन, ये एक मतलब यूनिवर्सल फैक्ट हो जाएगा। और संसाधनों की, पानी के लिए, तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, मिनरल्स के लिए पूरे विश्व में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि वो हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, हमारे नहीं किसी भी देश के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं आप, चीन हमेशा अभी कोशिश में है ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां हैं नेपाल से निकलती हैं, वहां के पानी पर अपना अधिकार करने का अभी कर रहा है वो। ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन भविष्य में बहुत जगह पैदा होगी और देशों में, हर देश में बाह्य सुरक्षा एक बहुत प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये भविष्य का बाह्य सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है। संसाधनों की कमी, पॉपुलेशन का बढ़ना, और कमी नहीं भी होगी तो पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि उस संसाधन की प्राप्ति के लिए लोगों में एक दौड़ लग जाएगी और उसका परिणाम क्या होगा कि देश, राष्ट्रों के बाह्य सुरक्षा को एक खतरा पैदा हो जाएगा। अब एक इसको भी बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा ही माना जाता है, लेकिन इसका बहुत ब्रॉड आउट आप समझिएगा। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, बार बार कोप सबमिट होता है। क्यों? जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक राष्ट्रों में सहमति बनाने के लिए, लेकिन सहमति बन नहीं पाती और ये हमारे सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के देशों के लिए। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा? आपका खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा, आपको अनाज नहीं मिलेगा, पानी का संकट पैदा हो जाएगा। अभी भी हो रहा है। हाँ, अभी भी है, करंट सिचुएशन भी ऐसा ही है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आतंकवादी हमला करेंगे तो। भूमिगत जल का स्तर बिहार में बहुत नीचे चला गया है, पानी में आर्सेनिक पाया जाता है बिहार में, ठीक है, उससे कई रोग पैदा होते हैं लोगों को। ये भी एक जलवायु परिवर्तन का ही कारण है, चाहे बिहार हो या कहीं हो। तो बिना आतंकी हमला, बिना किसी तरह के प्राकृतिक आपदा के भी हमारे बाह्य सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि निरंतर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मैंने आपको बताया था, और एक साइंस में आप जानते भी होंगे, इतना निरंतर एसी चलता है, जो सीएफसी गैस निकलता है वो क्या करता है, ऊपर जाके रेफ्रिजरेटर चलता है, एसी चलता है, ओजोन छिद्र को और छेद बड़ा कर रहा है। तो क्या हो रहा है? हाँ, कि परावैंगनिक किरणों का अवशोषण, समझे ना, उससे प्रभावित हो रहा है और निरंतर गर्मी का दायरा बढ़ते जा रहा है। और एक अनुमान है कि बाद में स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर का रोग भी भारत में, पूरे विश्व में हो सकता है। और जो समुद्र के पास राष्ट्र हैं, फिजी जैसे, वो भी जलमग्न हो जाएंगे। लेकिन दुनिया सोचती नहीं है, न समझती है। सीएफसी पे रोक लगना चाहिए। और सिर्फ सीएफसी ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि और भी है। जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, वो भी एक खतरा है। नाइट्रस ऑक्साइड है, वो भी एक खतरा है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक होता है O2, उसको ओजोन का, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, वही, उसी के बात हम कह रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस आती है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो लेकिन सबसे उत्तरदायी माना जाता है जो ओजोन छिद्र को ये कर रहा है, कौन सा गैस है? सीएफसी, कार्बन फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वही एसी से, फ्रिज और क्या कहते हैं, एसी वगैरह से निकलता है। लेकिन कोई, हाँ, जो बगल में होगा समुद्र के, वो जलमग्न हो जाए।
जिसमें फिजी भी एग्जाम्पल दिया जाता है। फिजी का स्थिति बहुत खराब, खतरनाक। ग्रीन हाउस गैस की ही बात मैं कर रहा हूँ, मतलब कि क्यों आखिर पहले से नहीं समझ रहे हैं कि अब गर्मी पहले से ज्यादा लगता है ना। अभी जैसे बरसात का मौसम है, लेकिन कल परसों कैसा धूप लग रहा था, लग रहा था कि मई जून में आदमी रह रहा है। तो हमेशा चेतावनी वैज्ञानिक देते हैं, लेकिन लोग उसका पालन नहीं करते। तो ये जलवायु परिवर्तन, हाँ, मौसम की तूफान परसों आने वाला था क्या कुछ, लेकिन आया नहीं। यहाँ पे नहीं तो हम सोए थे, हमको नहीं पता चला, वो हम नींद में थे। ठीक है, मतलब आया होगा नहीं, जैसे बहुत सारा प्रेडिक्शन फेल। कहने का तात्पर्य कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, कल कल आया हो, लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियां फेल हो जाती है कि नहीं। कई बार हम देखे हैं, जैसे बिहार यूपी माली बोला गया, यहाँ नहीं हुआ, उड़ीसा में कुछ जगह पे होते हैं, ये होता है। आज फिर मौसम कुछ अच्छा हुआ है बारिश की वजह से। देखिए, उसी को डिटेल में लिखा हुआ है, जो मैंने पॉइंट बताया था आपको कि पड़ोसियों जो जो हमारे पड़ोसियों से जो चुनौती मिलती है कि कैसे पाकिस्तान, कैसे चीन, कैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना। The Achilles heels of India's foreign policy has always been the country's troubled relationship with its neighbor, ranging from an adversarial relationship with its two biggest neighbors, China and Pakistan। कह रहा है कि हमेशा से भारत और पाकिस्तान से जो संबंध रहा है वो बिल्कुल एडवर्स रहा है, ठीक है ना, एकदम हमेशा एडवर्स रहा है। लेकिन फिर उसमें कैटेगराइज किया गया है, लेकिन नॉन एडवर्सरियल बट कॉम्प्लिकेटेड टाइज विथ श्रीलंका। श्रीलंका के साथ नहीं, एडवर्स नहीं है, लेकिन फिर भी जटिल है, ठीक है ना। और फिर देखिए, एंड इंक्रीजिंगली द मालदीव्स, मालदीव के साथ भी वो जटिलता बढ़ जाएगी। और टू द नॉन रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। ये जो तीन जो राष्ट्र है ना, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, उनके साथ सूक्ष्म संबंध है हमारा। नॉन मतलब सूक्ष्म होता है, लेकिन डेलिकेट इक्वेशन विथ भूटान, भूटान के साथ मतलब बहुत संवेदनशील संबंध, भूटान के साथ हमेशा संवेदनशील। ये जो पॉइंट आप आंसर में लिखेंगे ना, ये नहीं कि सबके साथ एक ही टाइप का रिलेशन नहीं है। सबसे बड़ा एडवर्स हमारा रिलेशन है पाकिस्तान और चीन के साथ, हाँ, लेकिन एडवर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है लंका और मालदीव के साथ। फिर सूक्ष्म संबंध हमारा बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ है, लेकिन भूटान के साथ बहुत ही नाजुक संबंध है। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स नाजुक हुआ, ठीक ना, एग्जैक्ट। इसी में एक नया टॉपिक है जो कहीं भी पूछा जा सकता है कि तालिबान का सरकार बन गया है अफगानिस्तान में, बन गया है ना। तो इससे क्या लोगों ने अनुमान व्यक्त किया है कि तालिबान का जब गवर्नमेंट फॉर्म कर गया अफगानिस्तान में, तो कहा जा रहा है कि इससे भारत के लिए बड़ा एडवर्स सिचुएशन आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जिसे धार्मिक जो जिहादी है उनका एक नेटवर्क, एक नेक्सस बन जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ग्रुप हैं जो जिहादी हैं, वह वारदात करने के बाद फिर जाके तालिबान के यहाँ पनाह ले लेंगे। दूसरा एक प्रेडिक्शन किया गया है कि इससे एक ट्रायंगुलर मतलब एक त्रिकोणीय संबंध भी बन सकता है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, और भारत के लिए ये तीनों मिलकर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात कि
बहुत अधिक सुरक्षित स्थान तालिबान अफगानिस्तान मिल गया, क्योंकि पीओके में कुछ आतंकी वारदात करी है और फिर यहां से गायब होके जाके अफगानिस्तान में रह जाएगी। ठीक है। तीसरा लिखा होगा, पाकिस्तान का जो सेना है, मिलिट्री और खुफिया, हाँ, उसको भी बहुत बड़ा आधार मिल गया है, फायदा हो जाए, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में भारत समर्थक सरकार नहीं है। ठीक है ना। There could be a new regional geopolitical alignment such as China, Pakistan, Taliban, which may go against the interest of India. भारत के हितों के विरुद्ध पाकिस्तान, चीन और क्या कहते हैं तालिबान के बीच एक गठबंधन होगा। With no other major source of income, Taliban is likely to go back to drugs production and trafficking. कोई दूसरा आय का साधन नहीं है, तब तालिबान को और सुविधा हो जाएगी दवाओं की, सॉरी, नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी। Previous regime was by and large pro-India. Many of our projects may run into jeopardy. पहले का जो सरकार था अफगानिस्तान में वो भारत समर्थक था और कई हमारी परियोजनाएं वहां पे चल रही हैं और वो सारी खतरे में पड़ जाएंगी नई सरकार के आने से। उसका सरकार है अफगानिस्तान में। तालिबान का सर्वोच्च नेता कौन था जो मारा गया अमेरिका के द्वारा? वो अंडरग्राउंड घर में रहता था, ओसामा बिन लादेन था। ठीक ना। और ओसामा बिन लादेन को बढ़ाने में अमेरिका ही उसको आगे बढ़ाया था। अमेरिका सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है वर्ल्ड का, भारत जैसे देश को बाजार के तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन एक सबसे बड़ा भारत के साथ फायदा वाला बात क्या है कि जो नया सरकार बना है अफगानिस्तान में तालिबान का, उसका संबंध पाकिस्तान से अच्छा नहीं है। ये भारत का सौभाग्य है कि नई सरकार का संबंध पाकिस्तान से अच्छा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये जो अनुमान किया गया है वो गलत अनुमान नहीं किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, ये सब तो बड़े-बड़े देश अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, लोग को मतलब उस कंट्री के लिए कुछ तो चिंता जारी नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर कोई सहमति अभी तक नहीं बन पाई। भारत ने 1996 में ही लाया था आतंकवाद का एक मुद्दा जिसपे सहमति की आवश्यकता है। सीसी, क्या नाम उसका, सीसी बता देंगे हम अब, कॉम्प्रिहेंसिव ऑन टेररिज्म था कुछ। तो उन लोगों को तो एक तरह से छुट्टा छोड़ दिया गया है ना। छुट्टा छोड़ दिया गया कि आपकी क्षमता नहीं है, छुट्टा छोड़ ही दिया गया। और कंट्री के द्वारा दोहरा नीति अपनाता है पश्चिमी राष्ट्र जो है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। मनमानी करते हैं तो फिर भोगते भी तो है। कैसे अमेरिका भोगा था जब टेरर हुआ था, वहां पे आतंकी हमला हुआ था। हाँ, तो सोच के ही बनते हैं ना सर कि या तो मारेंगे या तो मारेंगे। मरेंगे या मारेंगे। वैसे लोगों का चुनाव भी किया जाता है जो अपने स्थिति से बिल्कुल निराश है, उन्हीं को शामिल किया जाता है आतंकवादी ग्रुप में। और वो इतना आर्थिक अभाव में रहते हैं कि उनको लालच दिया जाएगा। आप अपने पर, हम अपने पर लेकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप बिल्कुल सिस्टम से निराश हो जाएंगे और आप खाने बिना मरने लगेंगे तो कोई भी आदमी आएगा, यहीं आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई कहेगा चलिए थोड़ा नालंदा चलना है, चलिए नवादा चलना है,
कुछ करना नहीं है, एक सामान देंगे, आप रख दीजिएगा पब्लिक प्लेस और एक बार रखिएगा तो 20,000 दे देंगे। हाँ, अब 2 बार रखे, 2 बार सफल हो गए तो एक ही बार 40,000 रुपया मिल गया। तब को लगेगा क्या दिक्कत है यार, खाने बिना मर रहे थे, अब बस 2 मिनट का काम है, 40,000 मिल गया। अभी हाल में अभी भी हो रहा है, जैसे दूसरा आतंकवादी हमला ही नहीं है, देखते होंगे कि तस्करी होता है चरस का, गांजा का। तो मैं कई लोगों को देखा हूँ, छोटे छोटे लड़के जो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए उनको कहिए कि ठीक है भाई जाओ वहां से जलपाईगुड़ी से माल लाना है और तुम पटना लेते हो, एक ट्रिप का 20,000 देंगे, तो तैयार हो जाते हैं, कई बार पकड़ में आ जाएंगे। और जिसका माल है वो नहीं पकड़ में आएगा, वो पुलिस के। हाँ, जब आप ले आएंगे तो आप ही को नहीं पकड़ेगा है, कदर नहीं है, हम नहीं जानते। और अपना नाम हटवा भी लेगा पैसे का। ये जो शराब का तस्करी हो रहा है, इसमें मेन आदमी थोड़ी पकड़ाता है, जो ढोने वाला है वो पकड़ाता है। वही स्थिति वैश्विक स्तर पर भी आतंकवादी मसले पे, ठीक ना, चाहते नहीं है जो विकसित राष्ट्र हैं कि कोई सर्व सम्मति बन जाए आतंकवाद के मुद्दे पे, ठीक है ना। और वही जलवायु परिवर्तन वाले मुद्दे पर भी है, अपना लाभ को पहले आगे रखते हैं। कोई को हमेशा कॉप सम्मेलन होता है, कोई सर्वसम्मति नहीं बनती है, क्योंकि कितना पूर्व औद्योगिक काल से पहले जो उत्सर्जन होता था उसको कम करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन उत्सर्जन लाना है। हाँ, सरकार ही मानता है सर, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं मानता हो, उत्सर्जन पे बात उसके भी लोग होंगे कि अगर कहीं भी हमला करना हो तो क्या वहां पे तुम लोग देखो वैसे। और आंसर में लिखना है खुलकर ये बात कि विश्व में कोई भी सर्वसम्मति नहीं बन पाती है जिसमें पाश्चात्य राष्ट्रों या पश्चिमी विश्व के राष्ट्रों का की दोहरी नीति उत्तरदायी है, लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। दूसरा है डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट, उसी का विस्तार है जो पॉइंट मैंने बताया था। कल्चरल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हैव proliferated between India and the Middle East since ancient times. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मौर्य काल से ही भारत में मध्य पूर्व के देशों से स्टार्ट कीजिएगा आप, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सब के साथ। द सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द मिडिल ईस्ट इज हाईली वॉलेटाइल। क्या है ये अभी का जो सिचुएशन है मध्य पूर्व का, कैसा है, बहुत ज्वलंत है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग, डिक्लाइनिंग ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस, इजराइल फिलिस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट, 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं। अरब स्प्रिंग मूवमेंट वहां है, दूसरा अमेरिका का की भूमिका कम होते जा रही है अरब प्रायद्वीप में, और तीसरा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो रहा है, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं कि हमेशा हमास पर उसका हमला होता है, उसका भी हमला उस पर होता है। 3 जो मुद्दे हैं अरब प्रायद्वीप के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे इंडिया स्टांस ऑन रशिया यूक्रेन इशू, इंडिया स्टांस ऑन रशिया यूक्रेन वार इलस्ट्रेट्स इट्स इवॉल्विंग। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का जो पक्ष था, भारत की जो भूमिका थी वो बहुत सराहनीय थी, क्योंकि इसमें भी पता चलता है कि भारत स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंसी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता को दर्शा रहा है, क्योंकि न उसने रूस की निंदा की और न यूक्रेन की निंदा की, और साथ साथ उसने लेकिन आतंकवाद की खुले रूप से आलोचना की, ठीक है ना। और यह भी अपने पहल को आगे बढ़ाया कि मैं इस दोनों विवाद में, दोनों देशों के पक्ष जो विवाद हो रहा है इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, कहा था ना। UN abstentions in the UN Security Council, India abstained from a US-sponsored resolution that strongly deplored Russia's aggression against Ukraine. जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में, जब भारत
तो जब अमेरिका के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया रूस के को कंडेम करने के लिए कि क्यों उसने यूक्रेन के विरुद्ध एक आक्रामक रवैया अपनाया, तो भारत अपना उसमें शामिल नहीं हुआ, भागीदारी नहीं हुआ। In the UN General Assembly, India abstained from a resolution that censored Russia for its military action in Ukraine. फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने अपने आप